नमस्कार। आज हम खतरनाक जंगल और अज्ञात नायक कहानी के कुछ हिस्सों पर नजर डालेंगे। ये अंश हमें एक बहुत ही रहस्यमयी जंगल और दो किरदारों के अनुभवों में ले जाते हैं, एंथनी और टियारा। हाँ, और इनमें एक्शन है, रहस्य है और कुछ ऐसी बातें हैं जो सोचने पे मजबूर करती हैं। बिल्कुल। तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। हमारा मकसद यही है कि इन अंशों में जो घटनाएं हैं, जो किरदार हैं, उनकी क्षमताओं का विश्लेषण करें, जैसा स्रोत में दिया गया है। देखते हैं कि ये जंगल कैसा है और ये किरदार क्या-क्या करते हैं। तो कहानी एंथनी से शुरू होती है। वो अचानक बिल्कुल अचानक खुद को एक अजीब से जंगल में पाता है। ऊंचे ऊंचे पेड़, घनी घास। और उसे कोई आइडिया नहीं कि वो कहाँ है ना? बिल्कुल नहीं। वो बस चल रहा होता है और तभी अचानक आसमान से एक बहुत बड़ा वानर उस पर गिरता है। क्या? आसमान से? ये कैसे हुआ? पता नहीं, लेकिन एंथनी किसी तरह बच जाता है। वो वानर इतनी जोर से जमीन पर गिरता है कि हल्का सा भूकंप आता है और एक गहरी खाई सी बन जाती है वहां। बाप रे। और वानर उठते ही सीधा एंथनी पर हमला करता है, लेकिन एंथनी वो गजब की फुर्ती दिखाता है, बच निकलता है और एक ही झटके में तलवार से वानर का सिर धड़ से अलग। एक ही झटके में उस भीम का वानर का। ये तो एंथनी की ताकत के बारे में बहुत कुछ कहता है। हाँ, और ये तो बस शुरुआत है। इसके बाद उसे भेड़ियों का एक झुंड दिखता है, 9 भेड़िए। अच्छा। पर वो उनसे लड़ने की बजाय उनकी तरफ बढ़ता है और उन्हें मौका देता है कि वो अपने बाकी साथियों को बुला लें। क्या? वो जानबूझकर और भेड़िए बुला रहा है? हाँ, और देखते ही देखते वहां करीब 30 भेड़िए जमा हो जाते हैं। 30? ये तो सीधा चैलेंज ले रहा है। दिलचस्प है। फिर लड़ाई शुरू होती है। एंथनी की रफ्तार, अरे बाप रे, पहला भेड़िया तो पलक झपकते ही ढेर। तभी पीछे से एक और भेड़िया हमला करता है। ओह। लेकिन एंथनी के पास, जैसा स्रोत में बताया है, सर्वदृष्टि आंखें हैं, 360 डिग्री विजन। अच्छा, 360 डिग्री, तब तो कोई हमला उसे चौंका नहीं सकता। मैं बहुत बड़ा फायदा देती होंगी। ये सिर्फ ताकत नहीं बल्कि सिचुएशनल अवेयरनेस और रिएक्शन की बात है। बिल्कुल। और फिर वो अपनी स्पीड बढ़ाता है। स्रोत में लिखा है बी रैंक गति। वो एक पल के लिए जैसे धुंधला होकर गायब हो जाता है। गायब? हाँ, इतना तेज के दिखता नहीं, और अगले ही पल वो वापस नजर आता है, तलवार वापस म्यान में। और जैसे ही वो पहला कदम आगे रखता है, क्या होता है? सभी 30 भेड़ियों के सिर कटे शरीर एक साथ जमीन पर गिर पड़ते हैं, खून ही खून। क्या बात कर रहे हो? एक पल में 30 भेड़िए? ये तो अविश्वसनीय है। उसकी स्पीड, उसकी सटीकता कमाल है। ये किसी आम इंसान जैसा तो बिल्कुल नहीं लगता। सही कहा। तो ये तो हुई एंथनी की बात। अब कहानी हमें एक और योद्धा से मिलाती है, टियारा टर्पेस। वो एंथनी से काफी अलग है। टियारा टर्पेस, हाँ, वो एक रॉयल रैंक वैम्पायर है ना। ये तो काफी ऊंचा रैंक हुआ। हाँ, रॉयल रैंक, और वो जंगल में छोटे मोटे राक्षसों का शिकार कर रही है। और एक बात, स्रोत में बताया है कि इस कहानी में वैम्पायर लकड़ी के दाव वगैरह से कमजोर नहीं होते। अच्छा, ये भी एक इंटरेस्टिंग डिटेल है। तो टियारा क्या करती है? वो खून की गंध सूंघती है और एक A+ रैंक हॉबगॉब्लिन का सामना करने पहुंचती है। A+ रैंक? ये तो काफी ताकतवर होगा। हाँ, और टियारा खुद वो माइनर A रैंक पर है, हॉबगॉब्लिन पीक A रैंक पर। हॉबगॉब्लिन उससे 2 माइनर रैंक ऊपर है। ओह, तो वो अपने से ज्यादा शक्तिशाली दुश्मन से लड़ रही है। ये मुकाबला तो टक्कर का होगा। और होता भी है, जबरदस्त लड़ाई होती है। सिर्फ 3 मिनट में उनकी तलवारें 500 से ज्यादा बार टकराती हैं। आसपास सब तबाह हो जाता है। 500 बार 3 मिनट में? ये तो बहुत इंटेंस फाइट है। हाँ, फिर टियारा अपनी एक खास तलवार तकनीक इस्तेमाल करती है, स्वॉर्ड आर्ट, ब्लड रीपर। इससे वो हॉबगॉब्लिन को घायल कर देती है। स्वॉर्ड आर्ट? अच्छा, तो इस दुनिया में तलवारबाजी की खास तकनीकें भी हैं। लगता तो यही है। घायल हॉबगॉब्लिन गुस्से में बरसर्क होने लगता है। उसकी आभा और खतरनाक हो जाती है। बरसर्क मतलब वो बेकाबू होकर और ताकतवर हो जाएगा? हाँ, पर टियारा कहती है बहुत देर हो चुकी है। देर हो चुकी है? उसने उसे रोक दिया? कैसे? हाँ, बड़ी चालाकी से वो अपनी तलवार पर लगे खून, हॉबगॉब्लिन के शरीर से निकले खून और आसपास मरे दूसरे राक्षसों के खून का इस्तेमाल करती है। खून का इस्तेमाल? वैम्पायर है तो खून पर कंट्रोल होगा शायद। बिल्कुल। वो उस खून से मोटी मोटी जंजीरें बनाती है और हॉबगॉब्लिन को पूरी तरह बरसर्क होने से पहले ही जकड़ लेती है। अरे वाह, ये तो कमाल की रणनीति है। हाँ, और फिर वो सामने जाकर तलवार चलाती है और हॉबगॉब्लिन का सर धड़ से अलग। वाह,
मतलब रैंक में पीछे होने के बाद भी उसने सिर्फ तलवारबाजी ही नहीं बल्कि अपनी वैम्पायर एबिलिटीज और सिचुएशन का पूरा फायदा उठाया। ये दिमागी लड़ाई थी, बहुत बढ़िया। एकदम। लड़ाई के बाद टियारा रैंकिंग चेक करती है, उसे लगता है कि वही टॉप पर होगी। हाँ, इतनी मुश्किल लड़ाई जीतने के बाद तो उम्मीद होगी ही। लेकिन लिस्ट देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। क्यों? क्या हुआ रैंकिंग में? रैंकिंग थी नंबर 1 नल एंथनी मानव, नंबर 2 टेरपेस टियारा वैम्पायर, नंबर 3 वॉन ब्राइन ड्रैगन और बाकी। क्या? नंबर 1 पर एंथनी? वो इंसान जिसके बारे में पहले एफ रैंक आभा बताई गई थी। हाँ वही। टियारा तो चौंक जाती है। वो सोचती है मैं 2 घंटे से शिकार कर रही हूँ फिर भी दूसरे नंबर पर, और वो भी एक इंसान से पीछे। उसे यकीन ही नहीं आता। ये तो बहुत बड़ा सरप्राइज है, उसके लिए भी और कहानी के हिसाब से भी। हाँ, वो एक गहरी सांस लेती है और फैसला करती है कि बचे हुए 1 घंटे में और तेजी से शिकार करेगी ताकि अपना सही स्थान, मतलब पहला स्थान वापस पा सके। ये रैंकिंग कहानी में एक बड़ा मोड़ लाती है। ये स्थापित धारणाओं को चुनौती देती है, जैसे कि वैम्पायर या ड्रैगन ही टॉप पर होंगे और एंथनी का किरदार और रहस्यमय हो जाता है। एफ रैंक आभा और नंबर 1 रैंकिंग, ये दोनों बातें एक साथ कैसे? वही तो इन अंशों में हमने देखा एंथनी की लगभग सुपर ह्यूमन स्पीड और ताकत, और दूसरी तरफ टियारा की स्ट्रैटेजी और स्किल, दोनों ही बहुत प्रभावशाली हैं। हाँ, लेकिन ये रैंकिंग एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। बिल्कुल। यहाँ सोचने वाली बात यही है कि बाहरी दिखावा जैसे रैंक या प्रजाति शायद पूरी सच्चाई न बताते हों। कहानी शायद हमें ये सोचने पर मजबूर कर रही है कि असली ताकत क्या है, उसे कैसे मापा जाता है। क्या वो योग्यताएं ज्यादा मायने रखती हैं जो दिखती हैं, या वो जो एंथनी की तरह छिपी हुई हैं? सही बात। एंथनी की इस छिपी हुई ताकत के पीछे क्या राज है? ये सवाल कहानी को आगे और भी दिलचस्प बनाता है और स्रोत हमें यहीं छोड़ देता है इन सवालों के साथ।